नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ सरोज मीणा और आप सभी का मैं अपनी YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। जो हमने क्लास इतने दिन नहीं ली, उसका कारण था कि मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी। इसकी वजह से मैं 4-5 दिन क्लास नहीं ले पाई। लेकिन अब हमारी क्लासें नियमित चलेगी। अब आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो हमारी जो ज्योग्राफी की क्लास है, आज हम आगे से स्टार्ट करते हैं। तो हमने जहाँ जहाँ छोड़ी थी हमारी क्लास की, जो राजस्थान के जो मरुस्थल प्रदेश है, उसके जो फर्स्ट पॉइंट है, हमने जो प्रायद्वीपीय भारत सॉरी जो राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है उसके बारे में हमने जाना था कि राजस्थान कितने भौतिक प्रदेशों में राजस्थान को बांटा गया है। जिसमें फर्स्ट पॉइंट था कि राजस्थान के जो सूक्ष्म मरुस्थल है उसके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। सूक्ष्म मरुस्थल के बारे में हमने पढ़ा था डिटेल से कि सूक्ष्म मरुस्थल कहाँ पे पाया जाता है, कहाँ पे विस्तृत है, इसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं सूक्ष्म मरुस्थल या राठी प्रदेश के बारे में। जो सूक्ष्म मरुस्थल है, जो राठी प्रदेश है, सूक्ष्म मरुस्थल या उसे राठी प्रदेश भी कहते हैं। जो 25 सेमी से कम वर्षा वाला प्रदेश होता है उसको मरुस्थल सूक्ष्म प्रदेश के अंतर्गत गिना जाता है। 25 सेमी से कम वर्षा वाला जो प्रदेश होता है उसको सूक्ष्म मरुस्थल मरुस्थल कहते हैं। सूक्ष्म मरुस्थल कहते हैं, मतलब जो राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है वहाँ पे 25 सेमी से कम वर्षा होती है, वह सूक्ष्म मरुस्थल प्रदेश के अंतर्गत गिना जाता है। यहाँ पे पौने अपरदनात्मक निष्प्रेक्षणात्मक के रूप में कार्य करती है। जो पौने मरुस्थल में बहती है वह अपरदनात्मक जब मिट्टी का जमाव करती है, निष्प्रेक्षणात्मक कार्य करती है। ये प्रदेश जो सूक्ष्म प्रदेश है वो राजस्थान के कहाँ फैला हुआ है। जो सूक्ष्म प्रदेश राजस्थान की जो जैसलमेर है, बाड़मेर है, पश्चिमी जोधपुर है, नागौर है, चूरू के अंतर्गत आता है। सूक्ष्म मरुस्थल प्रदेश के अंतर्गत आता है। जो सूक्ष्म मरुस्थल में जो 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है वह सूक्ष्म मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है। मतलब जो 25 सेमी वर्षा है वो राजस्थान की जो 25 सेमी वर्षा के जो पश्चिम में है वह सूक्ष्म मरुस्थल, और जो 25 सेमी वर्षा के जो दक्षिण पश्चिम पूर्व में है वह असूक्ष्म मरुस्थल, कौन सा, अर्ध सूक्ष्म मरुस्थल भाग में गिना जाता है। 25 सेमी जो श्रम वर्षा है वह जो पश्चिमी भाग है वह 25 सूक्ष्म मरुस्थल, जो 25 सेमी वर्षा के दक्षिण पूर्वी भाग है वह असूक्ष्म मरुस्थल के रूप में गिना जाता है। यहाँ पे वर्षा 25 सेमी से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। जो इस प्रदेश में मोटी जो मिट्टी पवन के निष्प्रक्षणात्मक जो इकट्ठी मोटी परत होती है, जो सामान्य रूप से यहाँ से 6 से 60 मीटर की होती है। 6 से 60 मीटर के लगभग होती है। जो मोटी की मिट्टी की जो परत होती है वह 6 से 60 मीटर के अंतर्गत आती है। और क्षैतिज विस्तार होता है 3 से 5 मीटर का, 3 से 5 किलोमीटर का। जो क्षैतिज विस्तार है वह है 3 से 5 किलोमीटर मीटर का है। जो सूक्ष्म मरुस्थल है उसका। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का, अभिनंदन है। आपकी कक्षा दोस्तों यथावत चल रही है, लेकिन किसी कारणवश जो अपनी ज्योग्राफी कक्षा थी वह नहीं हो पाई थी। लेकिन अब आपकी कक्षा यथावत चलेगी। और अपना थोड़ा बीच में शैक्षिक भ्रमण का टूर भी हो गया था, उसके बारे में मैडम आपको बताएगी अजमेर में क्या क्या होते हैं। और जो उनका टूर रहा था कि महाराणा प्रताप स्मारक का था, राजस्थान का ताजमहल है उसका था, और जो फतेह सागर झील थी, सभी के बारे में थोड़ा बेसिकली बताएंगे आपको मैडम। आगे अपनी कक्षा यथावत चलेगी। सर ने आपको जैसे बताया कि हमारा जो टूर था वो कॉलेज की तरफ से था।
मतलब हमारे जो कॉलेज वाले हैं वो हमें टूर पे लेके गए थे अजमेर में। तो हमने वहाँ पे जो भी एक्टिविटी की थी वो हमें आपकी जो वीडियो के थ्रू आपके पास पहुँचा दी थी कि हम कहाँ कहाँ गए थे। तो आप उनको ज़रूर देखिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमने जो वीडियो में शेयर किया था कि जो अजमेर में जो 7 अजूबे हैं उनका निर्माण 1 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री के द्वारा उसका उद्घाटन किया गया था। जो करंटली अभी बना है उसका उद्घाटन 1 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया था। तो ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है, तो आप ज़रूर देखिए उस वीडियो को। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान के जो मरुस्थल के बारे में, उसके बारे में कि जो सूक्ष्म मरुस्थल है वो 25 सेमी वर्षा जो राजस्थान की जो सूक्ष्म मरुस्थल को उसको 2 भागों में बांटता है। जो कुछ भाग जो स्तूप चलयान होते हैं, स्थानांतरण होते हैं, उसको दरिया कहते हैं। जो मरुस्थलीय जो मिट्टी है, कुछ बालू का स्तूप होते हैं। जो बालू का स्तूप होते हैं स्तूप क्या होते हैं, चलयान होते हैं, स्थानांतरण होता है मतलब एक स्थान से उठकर मिट्टी अपरदनात्मक यानी निष्पेक्षणात्मक जो एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर चली जाती है उसको क्या कहते हैं, दरिया कहते हैं, दरियन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, दरियन कहते हैं। कई बालू का स्तूप आकृति, स्वरूप और फैलाव की दिशा से अनेक प्रकार के होते हैं। आज हम बालू के स्तूपों के बारे में पढ़ेंगे। जो बालू का स्तूप है वो क्या है, जो बालू का स्तूप है राजस्थान के, बालू का स्तूप राजस्थान के बालू के स्तूप के बारे में पढ़ेंगे कि जो कितने प्रकार के राजस्थान में बालू का स्तूप है और कौन कौन से हैं। जो सूक्ष्म मरुस्थल में जो बालू का स्तूप है वह आकार, स्वरूप या फिर प्राकृतिक वनस्पति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे। अनेक विभाग उसका अनेक प्रकार से विभाजन किया गया है जो बालू का स्तूप होते हैं उनका। और जो सूक्ष्म मरुस्थल है उसमें बालू का स्तूप 2 प्रकार से पाए जाते हैं। सूक्ष्म मरुस्थल में जो बालू का स्तूप है, बालू का स्तूप है सूक्ष्म मरुस्थल के, उनको 2 भागों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है वह तो है 41.5%, और जो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है वह है 58.5%। जो मरुस्थल भाग है उसमें फैला हुआ है। जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है वह कितना है, 41.5%, और जो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है वह कितनी प्रतिशत भाग में फैला हुआ है, 58 जो मरुस्थल का लगभग जो 61% भाग है उसका 58% भाग 100% में से जो मरुस्थल का 100% भाग है उसमें से 58.5% तो जो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश मतलब वहाँ पे राजस्थान के जो पश्चिम भाग है उसमें सूक्ष्म रेतीला मैदान या रेतीली जो मिट्टी है वो पाई जाती है। और जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है मतलब जहाँ पे बालू का स्तूप ना होकर इस तरह जो चट्टानें वगैरह ऊंची जो धरातल होती है वह पाई जाती है, मतलब जहाँ पे रेतीला भाग कम विस्तृत होता है, जो मुक्त होता है रेती जो बालू का उससे मुक्त होता है वह कितने % है, 41.5% भाग पे स्थित है। तो हम जो बालू का स्तूपों के प्रकार पढ़ते हैं। जो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है वह कौन कौन से हैं और कहाँ पे पाए जाते हैं। जो लगभग तो राजस्थान की जो सबसे अधिक मरुस्थल है वह लगभग जैसलमेर, और जो सभी प्रकार के जो मरुस्थल पाए जाते हैं वह जोधपुर में ही पाए जाते हैं। जो जैसलमेर जो राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है जैसलमेर में उसमें सभी प्रकार के जो मरुस्थलीय प्रदेश है, सबसे अधिक मरुस्थल यहीं पे जैसलमेर में फैला हुआ है। और सभी प्रकार की जो प्रकार के जो मरुस्थल होते हैं, मरुस्थलीय जो होता है मरुस्थल है
सभी प्रकार के वह जोधपुर में पाए जाते हैं। जोधपुर में जो बालू का स्तूप है वह सब जो सभी प्रकार के जो बालू का स्तूप है वह जोधपुर में ही पाए जाते हैं। हम पढ़ते बालू का स्तूप जो युक्त प्रदेश है वह कौन कौन से हैं। बालू का स्तूप जो युक्त प्रदेश है वह कौन कौन से बालू का स्तूप युक्त प्रदेश में सबसे पहले आता है पौनावती। जो बालू का स्तूप है उसके बारे में पढ़ते हैं। कौन सा? जो पौनावर्ती होता है, जो पौनावर्ती होता है जो बालू का स्तूप है उसके बारे में पढ़ेंगे। पौनावर्ती बालू का स्तूप। जो पौनावर्ती है जो बालू का स्तूप है यह अन्य नाम है इनका। जो पौनावर्ती जो बालू का स्तूप है उसका अन्य नाम है अनुदैर्ध्य या रेखीय बालू का स्तूप भी कहा जाता है इनको। जो इसके अन्य नाम है वे कौन कौन से हैं? इनको इनको क्या कहा जाता है? अनुदैर्ध्य या रेखीय बालू का स्तूप। अनुदैर्ध्य अन्य नाम क्या है इसका? अनुदैर्ध्य या रेखीय बालू का स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। किसको? जो पौनावर्ती बालू का स्तूप है उनको। ये कहाँ पे स्थित है? इसका विस्तार जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। इसका जो पौनावर्ती बालू का स्तूप है उसका विस्तार कहाँ पे है? जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर के जो क्षेत्र है उनमें इसका विस्तार है। जो बालू का स्तूप है, जो पौनावर्ती बालू का स्तूप का विस्तार कहाँ पे? राजस्थान के जो जैसलमेर, बाड़मेर, जो जोधपुर जिले हैं इनमें पाया जाता है। ठीक है। जो ये पौनावर्ती जो बालू का स्तूप है वह वायु के समानांतर ही पाए जाते हैं। मतलब यह जो बालू का स्तूप है ऐसे इनकी आकृति होती है पौनावर्ती बालू का स्तूपों की। जो पवन का भाव होता है, पवन का भाव इस तरह होता है तो ये जो बालू का स्तूपों के समानांतर ही चलती है। जो पौनावर्ती जो बालू का स्तूप है वह पवन जो रेतीली जो टीलों का निर्माण करती है वह पवन के समानांतर ही करती है। मतलब पवन के साथ साथ ही इनका निर्माण करती है। इस आकृति में करती है ऐसे एक लकीर से रेखीय जो सीधी पट्टी के थ्रू इनका जो रेत की टीले का निर्माण करती है। इसलिए इसका नाम अन्य जो अनुदैर्ध्य या रेखीय बालू का स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बालू का स्तूप मुख्यतः राजस्थान के जो जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ओडम, इनको एक ओडम के नाम से भी जाना जाता है। इन बालू के स्तूपों को ओडम के नाम से भी जाना जाता है। इसके अनुसार पौनावर्ती जो बालू का स्तूप होते हैं क्षेत्र जो पवनों की जो भाव दिशा होती है तीव्र गति से, जो पवनों की जो भाव दिशा तीव्र गति से मतलब पवनें जहाँ पर तीव्र गति से चलती है उनको ओडम कहते हैं। मतलब ओडम इनका एक नाम है। ओड्रम है इसका नाम। ओड्रम है जो जहाँ पे पवनें तीव्र गति से चलती है और फिर उन रेतीली टीलों का रेखीय आकृति के रूप में जिसका निर्माण करती है उनको ओड्रम कहा जाता है। अब हम देखा पौनावर्ती जो बालू का स्तूप है उनके बारे में हमने देखा कि जो पवनों के समानांतर रहते हैं ये बालू का स्तूप, भाव दिशा कैसी होती है, जो रेतीली टीलों के समानांतर नहीं होती है। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अनुदैर्ध्य रेखीय बालू का स्तूप के नाम से भी इनको जाना जाता है, पौनावर्ती बालू का स्तूप। अब हम पढ़ते हैं जो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप होते हैं उनके बारे में। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक मुझे।
दूसरा है अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। इसका विस्तार उत्तर या उत्तर पश्चिम में। इसका विस्तार कहाँ पे है? उत्तर या उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में इसका विस्तार है। किसका? अनुप्रस्थ जो बालुका स्तूप है उनका। और जो ये बालुका स्तूप है, ये बालुका स्तूप पवनों के लंबवत बनते हैं। इन बालुका जो पवनों की भाव दिशा की लंबवत बनता है। ये पवन, इनका विस्तार कैसे होता है? जो पवन होती है, पवनों की भाव दिशा की लंबवत बनते हैं। कैसे बनते हैं? जो पवनों की भाव दिशा होती है उसके लंबवत इसका निर्माण होता है इन बालुका स्तूपों का। ठीक है। जो अनुप्रस्थ बालुका स्तूप है उनका निर्माण कैसे होता है? जो पवनों की जो भाव दिशा है उसके लंबवत होते हैं। जो ये अनुप्रस्थ बालुका स्तूप है, ये अनुप्रस्थ बालुका स्तूप पवनाभिमुख की जो ढाल होते हैं, मतलब इनकी आकृति ऐसे होती है, ऐसे ऐसे। ठीक है। जो कौन से अनुप्रस्थ जो बालुका स्तूप होते हैं उनकी आकृति ऐसे बनती है। जो ये पवनों की जो भाव दिशा है, ये वाली, मतलब ये पवन है, पवनों की जो भाव दिशा के लंबवत बनते हैं ये ऐसे। ठीक है। ऐसे जो ये वाला क्षेत्र है पवनाभिमुखी ढाल, कौन सा ढाल? पवनाभिमुखी ढाल। पवनाभिमुखी जो ढाल होता है उनके उस तरफ है ना घास फूस या पेड़ पौधों का उग जाते हैं। जो पवनाभिमुखी ढाल होते हैं अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों में, उनमें जो पेड़ पौधे या फिर यहाँ पे पेड़ पौधे या घास फूस का निर्माण हो जाता है या उग जाते हैं, जो पवनाभिमुखी ढाल होते हैं अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों में, उन वो इस तरफ। ठीक है। हमने दूसरा पढ़ लिया अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम पढ़ेंगे तीसरा। ये कौन सा है? बरखान बालुका स्तूप। तीसरा प्रकार कौन सा है? बरखान या अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप। अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप। तीसरा प्रकार कौन सा है? बरखान या अर्धचंद्राकार जो बालुका स्तूप है वह। ये इनका विस्तार जो लघु मरुस्थल है क्षेत्र है, अर्थात जो शेखावटी प्रदेश है उसमें विस्तृत है। लेकिन जो जोधपुर जैसलमेर और जोधपुर वाला जो भाग है वहाँ पे भी बरखान प्रकार के बालुका स्तूप पाए जाते हैं। तो इनका विस्तार है लघु मरुस्थल या जो शेखावाटी है, जो शेखावाटी प्रदेश है, प्रदेश के आसपास, या फिर जो जैसलमेर जोधपुर, पश्चिमी जोधपुर और बाड़मेर जो दक्षिण पूर्वी भाग है वहाँ तक इसका जो विस्तार है वह है। ये भी पवनों की भाव दिशा
के लंबद्वीप बहते हैं। क्या? पवनों की भाव दिशा के लंबद्वीप बहते हैं, मतलब जो पवनी दिशा है उसके भाव दिशा के लंबद्वीप बहते हैं। लेकिन परंतु ये जो बरखान जो बालू का स्तूप है वह अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है। यह अर्धचंद्राकार के दो सिरे जो कि सींग की भांति प्रतीक होते हैं, दो सिरे होते हैं इसके, मतलब इसकी जो आकृति होती है, जो अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है वे इस तरह होते हैं। ठीक है, जो पवनों की लंबद्वीप होते हैं, मतलब इस तरह से जो पवनियां चल रही है, पवनों का जो भाव है वह इस तरह से है। जो ये निर्माण होता है ये वाला ये पवनों के लंबद्वीप ही बनते हैं। लेकिन ये क्या होता है, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होते हैं, जो इसके जो सींग होते हैं, जो सिरे, दोनों सिरे वे सींगों की भांति प्रतीक होते हैं। इसका विस्तार पवनों की भाव दिशा के अनुसार ही होता है। ठीक है, जो बालू का स्तूप होते हैं पवनाभिमुखी ढाल, जो पवनाभिमुखी ढाल है उस तरफ सामान्य होता है। मतलब जो बरखान जो अर्धचंद्राकार जो बालू का स्तूप है उसका जो पवन की दिशा के अनुसार तो इस तरफ तो इसका ढाल क्या होता है, सामान्य होता है। क्या होता है, सामान्य ढाल होता है। लेकिन जो विपरीत मतलब विमुख है, पवन विमुख जो ढाल है, ये वाला ढाल, ये वाला, ये तीव्र होता है, तीव्र होता है। मतलब जिस तरफ से पवनें चल रही है वो तरफ, उस तरफ तो इनका जो निर्माण है वो सामान्य गति से होता है, मतलब जो ढाल है वो सामान्य ही होता है। और जो विमुख जिस तरफ हवा नहीं चल रही है, मतलब ये जो विपरीत है वह तीव्र ढाल वाला होता है। जो बरखान बालू का स्तूप होते हैं वह तीव्र ढाल वाले होते हैं, तीव्र ढाल वाले होते हैं। ठीक है, और जो बालू का स्तूप है, ये जो बरखान जो बालू का स्तूप है इसकी जो ऊंचाई है वह 10 से 20 मीटर की के मध्य सामान्य होती पाई जाती है। जो बरखान बालू का स्तूप है उसकी 10 से 20 मीटर 20 मीटर की सामान्य ऊंचाई मीटर की पाई जाती है। ऊंचाई जो बालू का स्तूप है उनकी ऊंचाई कितनी होती है, 10 से या 20 मीटर की सामान्य रूप से पाई जाती है। ये बालू का स्तूप, जो बरखान जो बालू का स्तूप है वह चलयान होते हैं, स्थानांतरणीय होते हैं। बालू को मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे इनका निर्माण होता रहता है। चलयान या स्थानांतर बालू का स्तूपों के नाम से भी इनको विशिष्ट इसकी पहचान है, प्रकार है इसके। अन्य क्षेत्रों में ये इस प्रकार के जो बालू का स्तूप होते हैं उनका निर्माण मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा भी, जो बरखान है बालू का स्तूप है उनका निर्माण होता है। मतलब ये बालू का स्तूप प्रभावित होते हैं, मानवीय क्रियाओं के कारण भी ये जो बालू का स्तूप है वह प्रभावित होते हैं। कई बार जो विभिन्न ऊंचे बरखानों को एक श्रृंखला का निर्माण होता है। जो बरखान या फिर बालू का स्तूप होते हैं ये विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे श्रृंखला, अनेक श्रृंखलाओं का निर्माण होता है इन जो बरखान या अर्धचंद्राकार जो बालू का स्तूप होते हैं उनका। और ये जो बरखान अर्धचंद्राकार जो बालू का स्तूप है उनको सीप भी कहा जाता है। मतलब जो अनुप्रस्थ या बालू का स्तूप तो जो बरखान है उनको कहा जाता है, और अर्धचंद्राकार जो सीप होती है उसको कहा जाता है। सीप को तो कहा जाता है अर्धचंद्राकार, और जो बालू का स्तूप है उनको है ना, जो अनुप्रस्थ कहा जाता है बरखान बालू का स्तूप को, और सीप कहा जाता है अर्धचंद्राकार बालू का अनुदैर्ध्य प्रकार के जो बालू का स्तूप है वह कहा जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
चौथा है तारानुमा। स्तूप। चौथा कौन सा है? तारानुमा बालू का स्तूप होता है। ये रेतीले मरुस्थल में होता है और जिसका निर्माण अनियमित जो हवाएं होती है उसके कारण होता है। ये रेतीले मरुस्थल, तारानुमा जो बालू का स्तूप है जो रेतीले मरुस्थल है उसमें होता है और जो अनियमित हवाएं चलती है उसके कारण जो तारानुमा आकृति है मरुस्थल का वह उसका निर्माण हो जाता है इस प्रकार। ठीक है, तारानुमा जो मतलब हवा इस तरफ से आती है इस तरफ से होती है। अनियमित हवाओं के कारण जो तारानुमा बालू का स्तूप है इनका निर्माण होता है। ठीक है, ये बालू का स्तूप में जो तारानुमा जो बालू का स्तूप होते हैं उनमें निम्नतः 3 भुजाएं होती हैं। कितनी? निम्नतः 3 भुजाएं, मतलब इस तरह से निम्न 3 भुजाएं अधिक 3 भुजाओं से भी अधिक हो सकती है, लेकिन 3 भुजाएं निम्न रूप से पाई जाती है इसमें बालू का स्तूपों में। ये बालू का स्तूप सावधिक, जैसलमेर, सूरतगढ़, श्रीगंगानगर क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जो तारानुमा जो बालू का स्तूप है इनका विस्तार है जैसलमेर है, श्रीगंगानगर है और सूरतगढ़ में इनका जो तारानुमा बालू का स्तूपों का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, तारानुमा जो बालू का स्तूप है ये हमारा कंप्लीट हुआ। एक जो अनियमित हवाओं के कारण इनका निर्माण होता है, इनका विस्तार जैसलमेर, श्रीगंगानगर और जो सूरतगढ़ है उसके आसपास के क्षेत्रों में होता है। ठीक है, और ये इनकी अधिकतम 3 भुजाएं भी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। अनियमित हवाओं के कारण मतलब हवाएं किस तरफ से चल सकती है उसके तरफ से इसका निर्माण होता है। तारानुमा एक तारा होता है उसकी आकृति का निर्माण करती है, जिसलिए इसका नाम भी तारानुमा बालू का स्तूप रखा गया है। अब हम पढ़ते हैं पैराबोलिक जो बालू का स्तूप है उसके बारे में। आप इसका क्या स्क्रीनशॉट लोगे है। 5वां कौन सा हो गया? जो 5वां प्रकार कौन सा हो गया? पैराबोलिक। जो पैराबोलिक बालू का स्तूप है वह पैराबोलिक बालू का स्तूप। जो पैराबोलिक बालू का स्तूप है ये बरखान के विपरीत एवं जो पैराबोलिक जो बालू का स्तूप है वह बरखान के तो विपरीत होते हैं। जो महिला की जो हेयर बैन होता है, मतलब जो सिर में जो बक्कल लगाया जाता है उस आकृति में इसका निर्माण होता है। इस तरह से हेयर बक्कल की आकृति का जो निर्माण होता है इस तरह से। कौन सा? जो पैराबोलिक जो बालू का स्तूप है इसका ये मंद गति जो हवाएं चलती है, मंद गति से जो हवा चलती है इसके कारण इसका निर्माण होता है। पैराबोलिक जो बालू का स्तूप है इसका, और ये राजस्थान में सर्वाधिक जो जितने भी मरुस्थलीय जो प्रदेश है उनमें सभी में जो पैराबोलिक जो बालू का स्तूप है वह पाए जाते हैं, और इसलिए ये राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाने वाले जो स्तूप है बालू का स्तूप है वह है पैराबोलिक जो बालू का स्तूप है जो राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं। और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है कि राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में कौन से बालू का स्तूप पाए जाते हैं, तो वह पैराबोलिक बालू का स्तूप ही है जो जिनका निर्माण राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। मतलब इसका निर्माण राजस्थान में सर्वाधिक होता है। मरुस्थलीय जो जितने भी मरुस्थल जिले हैं उनमें सभी में जो पैराबोलिक बालू का स्तूप है उनका निर्माण हुआ है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं स्त्रकापिस जो बालू का स्तूप है उसके बारे में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। छठा कौन सा है? स्त्रकापिस बालू का स्तूप। कौन सा? स्त्रकापिस
कापिस बालू का स्तूप। इसका विस्तार राजस्थान के विस्तार पश्चिमी भाग में अधिक होता है। जैसलमेर वाला जो भाग है, जैसलमेर वाला जो क्षेत्र है, उसमें जो इस तरफ कापिस बालू का स्तूप है, इनका निर्माण होता है। ठीक है, इनका विस्तार है पश्चिमी, जो राजस्थान के जो पश्चिमी भाग है, जैसलमेर हुआ, जैसलमेर शाब्दिक जो इस तरफ कापिस बालू का स्तूप है, उनका जो शाब्दिक विस्तार वो जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं। ठीक है, और जी इनका निर्माण होता है, जो झाड़ियाँ होती है, झाड़ियाँ हुई, जो पेड़ पौधे हुए, उनके आसपास या उनके पीछे झाड़ियों के आसपास या पीछे उनके जो रेतीले टीलों का निर्माण होता है, उनको इस तरह कापिस बालू का स्तूप कहते हैं। ठीक है, जैसे ये झाड़ियाँ हैं, ठीक है, ये पेड़ पौधे हैं, उनके आसपास जो निर्माण होता है, पीछे या आसपास जो निर्माण होता है, इसको इस तरह कापिस बालू का स्तूप कहा जाता है। ठीक है, जो झाड़ियों के पीछे या झाड़ियों के चारों तरफ, झाड़ियों के पीछे या फिर झाड़ियों के चारों तरफ जिन बालू का स्तूपों का निर्माण होता है, ठीक है, उनको कहते हैं नेबका कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? नेबका कहा जाता है। मतलब झाड़ियों के पीछे या झाड़ियों के चारों तरफ जिस रेतीले मरुस्थल का निर्माण होता है, उन जो टीलों का निर्माण होता है, उसको नेबका कहा जाता है। ठीक है, ये राजस्थान में पश्चिमी प्रदेश में पाए जाते हैं। जिस उपयुक्त सभी प्रकार के जो बालू का स्तूपों का निर्माण मार्च से सितंबर माह में अधिक होता है। मतलब मार्च से लेकर सितंबर माह तक इन बालू का स्तूपों का निर्माण होता है राजस्थान में। जो बालू का, क्योंकि यहाँ पे जो हवाएं हैं वह मार्च से सितंबर के मध्य अधिक चलती है, जिसके कारण जो इन बालू के स्तूपों का निर्माण होता है। ठीक है, राजस्थान में जो अधिकांश तथा बालू का स्तूप बहुत पुराने हैं, जबकि बरखान इसके अपवाद है। राजस्थान में क्या है कि अधिकांश जो बालू का स्तूप है वो बहुत पुराने हैं, मतलब काफ़ी समय से हैं, लेकिन जो इसके अपवाद है, एक बरखान बालू का स्तूप है जो नवीनतम है, लेकिन जो मानवीय क्रियाओं के कारण जो पुराने जो बालू का स्तूप है उनका पुनः निर्माण हो रहा है। मानवीय क्रियाओं के कारण या मानवीय जो कार्य है, उनके दखलंदाजी के कारण जो पुराने जो बालू का स्तूप है उनके पुनः निर्माण हो रहा है। ठीक है, हालांकि जो वर्तमान में अधिकांश जो बालू का स्तूप है वो काफ़ी पुराने हो चुके हैं। तो हमारा जो बालू का स्तूप का जो टॉपिक था, आज हमने उसके बारे में पढ़ा। आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, अच्छी लगी होगी आपको क्लास। तो हमारी जो क्लास है आज के लिए यहीं पे हम एंड करते हैं। कल हम पढ़ेंगे राजस्थान की जो और सूक्ष्म जो राजस्थान के जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है उनके बारे में पढ़ेंगे। आज हमारे जो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश थे, जो 58.5% जो भाग था, उसमें जो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश वाला जो बालू का स्तूप थे वो पाए जाते थे, उनके बारे में पढ़ा। जो कल की जो क्लास होगी हमारी जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेशों की क्लास होगी, जो राजस्थान के कितने परसेंट भागों में 41.5% भाग पे फैले हुए हैं, तो हम कल पढ़ते हैं। आज की क्लास हमारी यहीं पे ख़त्म करनी होगी क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है। राम राम।